उत्तर दिनाजपुर जिले के एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना यहाँ के पूर्वजों ने ये सोचकर की थी कि ताकि यहाँ के लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सके। उत्तर दिनाजपुर जिला किसानों का जिला है। यहाँ ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं और इन्हीं किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। साल था 1947 और दिन था 23 नवंबर और इसी दिन रायगंज में रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई और इसी बैंक में इस वक्त कई गंभीर इस बैंक के मैनेजमेंट पर आरोप लग रहे हैं। मेरा नाम फैजान अशरफ, आप देख रहे हैं नेसस न्यूज। आज बात करेंगे रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर। रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर इस वक्त पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 4 नवंबर 2025 को कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर यूथ की तरफ से एक डिपोजिशन दिया गया और डिपोजिशन के साथ साथ एक लिखित मेमोरेंडम भी दिया गया और उस मेमोरेंडम में साफ तौर पर बैंक में किस तरीके से अनियमितताएं बरती गई, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों को ताक पर रखकर तमाम काम किए गए, किस तरीके से बैंक के चेयरमैन ने अपने करीबी लोगों को फाइनेंशियल फायदा पहुंचाया और खुद फाइनेंशियल फायदे लिए, इसी का आज हम करने वाले हैं जिक्र। और ये आरोप दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है, राजनीति गरमानी है और इसी बीच में कांग्रेस के नेता और रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नसीम हसन का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने अपने बयान में कई गंभीर आरोप लगा दिए और आरोप ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि बैंक में कुछ ऐसे स्टाफ जो ग्रेड 3 के स्टाफ के रिक्रूटमेंट को लेकर है। ग्रेड 3 के स्टाफ के रिक्रूटमेंट में उन्होंने ये आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से बैंक ने बगैर किसी एग्जाम के, और जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कोऑपरेटिव बैंक सर्विस कमीशन के जरिए एग्जाम होता है, उसके बाद किसी भी स्टाफ की ग्रेड 3 की बहाली होती है। मगर रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बगैर कमीशन के एग्जाम के खुद से ट्रेनिंग सेंटर में जाके एग्जाम लिया, वाइवा लिया और एक ही दिन में उसका रिजल्ट भी आउट कर दिया और इसी तरीके से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों की बहाली कर दी। तो एक तरीके से कहा जाए अनियमितताएं बरती गई। साथ ही साथ गवर्नेंस को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। आज बैंक की हालत को लेकर उन्होंने इस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि बैंक की हालत अगर इस तरह से रही तो वो दिन दूर नहीं कि रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बंद होने के कगार पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 12-13 सालों से बगैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन के चेयरमैन की कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन, उन पर यह भी आरोप लगाया कि किस तरीके से अपने परिवार को फायदा, अपने परिवार यानी अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बैंक के फाइनेंस का इस्तेमाल किया, उनको फायदा पहुंचाया और खुद भी फायदा ले रहे हैं, जो कि एक एम्प्लॉय बैंक का ले सकता है, वो फायदा खुद चेयरमैन ले रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ हमें ये बातें उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर कहा जाए कि किस तरीके से रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने दक्षिण दिनाजपुर के एक विधायक के घर पर एक बैंक की शाखा खोलकर, इसलिए उनको एक बैंक की शाखा इसलिए खोल दी ताकि वहां उसको फाइनेंशियल रेंट के नाम पर फाइनेंशियल मदद पहुंचाया जा सके। उन्होंने अपने बयान में यह भी कह दिया है कि किस तरीके से ग्वालपोखर के मंत्री ने उनको चेयरमैन की कुर्सी से किन आरोपों को तौर पर उन्होंने हटाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब 2012 में ये ग्रेड 3 के रिक्रूटमेंट हो रहे थे, उसकी जब मैंने जांच पड़ताल की, यही वजह है कि मुझे हटाया गया है। हालांकि उन्होंने एक और भी बात उन्होंने कही है। तो इन तमाम चीजों को समझने की अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और खास करके इस पूरे विषय को लेकर हमने जो बात की है इस वक्त रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन नसीम हसन से, आइए हम आपको एक एक करके उनकी बातें आपको हम सुनाने की प्रयास करते हैं। जो मेमोरेंडम आज हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट उत्तर दिनाजपुर जिला के यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया गया है, उसका असल मकसद था कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड 3 स्टाफ 2012 यानी हमारे चेयरमैन होने से पहले कुछ स्टाफ को लोग ग्रेड 3 में रिक्रूटमेंट किया था, जिसमें बैंक का रिक्रूटमेंट एक सिस्टम होता है कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इन बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बैंक एम्प्लॉइज यूनियन एसोसिएशन, एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट होता है। उसी के बेसिस करके ये लोग रिक्रूटमेंट करता है और बैंक को चलाता है। सब कुछ का ट्रांसफर से लेकर प्रमोशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक करना पड़ता है। लेकिन उस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में ग्रेजुएट था, क्वालिफिकेशन, पे स्केल भी एक अलग था, सब कुछ उनमें था, सिस्टम था। लेकिन जब ये लोग 3 अगस्त 2012 को पेपर एडवर्टाइजमेंट किया, बंगला न्यूज़पेपर यानी आनंद बाजार पत्रिका में, उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया, तो उसमें क्या किया, वो लोग क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया, ग्रेजुएट को अंडर ग्रेजुएट कर दिया।
पे स्केल को वो लोग 8,000 से 7,000 कितना 7,000 और 25,500 कर दिया, मतलब पूरा चेंज कर दिया। प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ बैंक, इसका जो होता है इसको कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन के जरिए करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने इसको किया नहीं, इसको क्या किया, भेज दिया एकमार्ट, एकेडमी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ भेज दिया। वो प्राइवेट एजेंसी है, वहाँ दिया। तो ये लोग 3 अगस्त 2012 को एडवर्टाइज करता है और 23 सितंबर 2012 को 18 टेस्ट एकमार्ट में होता है, जबकि वो आउट ऑफ द जुडिक्शन बियॉन्ड द कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन के खिलाफ और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के खिलाफ भी है, दिया। वहाँ करने के बाद एक दिन में वह 18 टेस्ट होता है, एक दिन में रिजल्ट होता है और उसी दिन में भाईवा होकर उसी दिन में डिक्लेयर हो जाता है। माने सब एक दिन, यानी इससे पता चलता है कि उसमें काफी रुपया पैसा का लेन देन हुआ था। इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यूथ कमेटी ये लोग इस मामला को थोड़ा सा डीपली लिया है। इससे पहले भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने शायद complaint हाँ, ये आपका मोटा मोटी 7 मार्च 2024 को हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सिंह गुप्ता जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो अपना एक कंप्लेन ARCS को दिया था, जिसका कोई वो लोग नहीं किया। इसीलिए मोहित सिंह गुप्ता जी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिर एक यूथ कांग्रेस कमेटी को आदेश दिया और इन लोगों ने आज ये कंप्लेन मेमोरेंडम दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मामला 2012 का है, आप 2015 में चेयरमैन बने, आपकी नज़र में उस वक्त क्या ये मामला नहीं आया? ये मामला मेरे पास आया भी था, यही नहीं बहुत सारा मामला मेरे पास आया। जब मैं उसका खोज खबर लेने चला तो मुझे 3 साल में वहाँ से हट जाना पड़ा। और मैं तो खैर बोल देता हूँ, हमारे मंत्री साहब, इन्होंने इस मामला को उनके नॉलेज में दिया भी गया था, जब मैं उसी वक्त एक सेम पार्टी में बिलोंग करता था। तो उन्होंने इसमें वो क्या वो लोग बोल दिया, अपोजिशन लोग, उन लोग हमारे अपोजिशन लोग, वो लोग बोलने, वो क्या किया कि अपने पेड में कंप्लेंट करके मेरे गाड़ी के नाम से मुझे वहाँ से हटना पड़ा। इसीलिए ये मैं खोज ले रहा था, मेरे पास कागज भी आया था, सब कुछ आया था, कंप्लेंट भी आया, एसोसिएशन लोग कंप्लेंट भी दिया, बैंक एम्प्लॉय दिया था कंप्लेंट। तो उस कंप्लेंट के बेस करके जब मैं सीओ साहब के पास उसका रिक्वेशन दिया, सारा चीज़ मांगा, तो उन लोगों ने घबरा के वो लोग क्या दिया कि तिलक जो चेयरमैन था उस वक्त, वैकुंठ बसु जी, और हमारे जो गवर्नमेंट नोमिनी था तिलक चौधरी साहब, इन दोनों ने मामला को बहुत सीरियसली लिया और इन दोनों ने मामला को घुमा पे जाके इधर कर दिया, मेरे खिलाफ एक तो साजिश कर दिया, और जिसकी वजह से हमको वहाँ से हटना पड़ा। दूसरा, इस मेमोरेंडम में देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे जो खास करके लोग हैं जो अनएम्प्लॉय हैं, उसको कुछ बैंक की जो फैसिलिटीज है वो लोग लिए हैं, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? नहीं, वो 2024 में कुछ डेली कलेक्शन एजेंट होता है, डेली कलेक्शन एजेंट लोग क्या है जो, तो उसका एक तो एडवर्टीजमेंट होता है, क्राइटेरिया होता है। वो हम बोले ना, डेली कलेक्शन एजेंट भी आपका मेमोरेंडम सेटलमेंट के अनुयायी करना पड़ता है, ऐसा नियम है। वो तो बैंक एक तो सिस्टम क्राइटेरिया पहले बना लिया, जो कि आपका वो होता है आपका 5 सितंबर 2011 का मेमोरेंडम सेटलमेंट होता है, जो कॉपी मेरे पास है, उसके मुताबिक करना। लेकिन उसको किया नहीं, एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया, उसको भी सुनते हैं बहुत सारा पैसा लेके उन लोगों ने एजेंट बना दिया है, और जो किसी को पता नहीं है, वो अपना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है चेयरमैन, ये लोग अपना अपने आदमी को करके दिया है। खैर उन लोगों की बात है, इसमें भी ये लोग मेमोरेंडम में लाया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि बहुत सारे जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन के कुछ करीबी लोग हैं, ऐसे फैसिलिटीज जो बैंक के जरिए एम्प्लॉय को मिलता है, ये लोग भी लेने की कोशिश की है इस तरह का। वो तो मेडिक्लेम ले रहा है, मेडिक्लेम ले रहा है, जबकि मेडिक्लेम एम्प्लॉय के लिए होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो जनप्रतिनिधि है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका मेडिक्लेम को अवेल कर सकता है। मेरे पास लिस्ट भी है, मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें चेयरमैन की बीवी, चेयरमैन का बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बीवी, सबको ये आदमी याद रखिएगा एकदम आपका किया कौर चौधरी, रतन कुमार चौधरी, किया कौर चौधरी, हमारा रतन कुमार चौधरी चेयरमैन एग्जिस्ट, उनका बीवी है किया कौर चौधरी, जयदीप चौधरी उनका बेटा है, जयंत कुंडू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अच्छा, शिखा वैश्य, ये हमारे एक्स चेयरमैन जो वैकुंठ उसका बीवी है, सुष्मिता विश्वास ये उनकी बेटी है, और वैकुंठ बसु खुद एक्स चेयरमैन अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये लोग उस फैसिलिटी को लिया है, ये लोग LFC भी लिया है। हमारा जो दी देन चेयरमैन मिस्टर वैकुंठ बसु आपका LFC भी लिया है, 48,500 रुपये उसका बजट है, LFC भी लिया है। ये तो बैंक के नॉर्म्स में नहीं आता, बैंक के नॉर्म्स में नहीं है, ये नहीं ले सकता है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा एंटिटी है ओनली टी, हम ट्रैवलिंग अलाउंस ले सकते हैं, इससे बेसी हमारा बैंक से हम कुछ नहीं ले सकते हैं। हम लिए भी हैं, हम ट्रैवलिंग, चाहे वो 50,000 हो चाहे 60,000 हो, महीना में हमारे गाड़ी में जो भी आता था 55,000 40,000 वो रुपया आता था, हमारा गाड़ी का भाड़ा, गाड़ी का तेल, गाड़ी का ड्राइवर सब कुछ आता था।
इससे बेसी हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हम कभी LFC लिए हैं या कोई हम कभी आपका मेडिक्लेम लिए, इस तरह का नहीं आया था। ये लोग लेकिन ले रहा है, अभी कर रहा है। ये भी एक तरह से एक तरह से ये भी अपना करप्शन है, बैंक में करप्शन है, इसको भी लूट रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हर संस्था में एक इलेक्शन होना चाहिए। आज देखिए आप, हर स्कूल का मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होता था, स्कूल स्मूथली चलता था। आज कम से कम 15 साल से 11-12 साल से किसी स्कूल में इलेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह से बैंक में जब हम आए थे तो 2015 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्शन हुआ था, हम जनवरी में थे। हमारा पीरियड 5 साल तक था, हमको 2028 के लास्ट में हमको चला जाना पड़ा, लेकिन अब तक बैंक में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। आज के तारीख में बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी, नॉमिनेटेड बॉडी पर चलता है, और वो भी ये बैंक रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 1946 में आया था। ये आपका उस वक्त एक ही वर्ष दिनाजपुर था, बाद में ये 2 दिनाजपुर हो गया। तो आज के तारीख में उसमें 12 थाना है। इस्लामपुर सब डिवीजन का 5 थाना, रायगंज सब डिवीजन का 5 थाना, और 3 थाना आपका पड़ता है दक्षिण दिनाजपुर का। लेकिन आज के तारीख में जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है वो इस्लामपुर सब डिवीजन से नील है, एक भी डायरेक्टर नहीं है। यानी इस सब डिवीजन को नील किया गया, नील का गया है। इस सब डिवीजन का कोई लीडरशिप नहीं है, वहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ अब क्या बात है, नई बात है, ये हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो TMC के लोग कहेगा कि जबकि हम लोग जब जीते थे इलेक्शन में तो यहाँ से 4 डायरेक्टर था। तनवीर था चोपड़ा का, बंगाली तमीजुद्दीन था, हम थे, हमारा सादिक बाबू था। हम लोग 4 डायरेक्टर। आज के तारीख में एक भी डायरेक्टर नहीं है। तो यहाँ हमारे इस इस्लामपुर सब डिवीजन का वहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई प्रतिनिधि नहीं है। और बैंक का इलेक्शन नहीं होने से बैंक स्मूथली कंडक्ट नहीं करेगा। वहाँ ना कोई सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा है, ना मार्केटिंग एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में इलेक्शन हो रहा है, किसी में भी इलेक्शन नहीं। इसमें सब नॉमिनेट चला, अपना आदमी को बैठा देता है, लूटो मारो खाओ। और यही इस बैंक में भी चला, इस बैंक में भी गया। आज इस बैंक का जो हालत है, इसका NPA है 19% से अबव है, जबकि हमारे दौर में इसका NPA था 7 to 9%। तो इस तरह से चलता रहेगा सर, तो बैंक एक दिन तो हाँ, बैंक तो बढ़ जाएगा। उठाया ना, इससे पहले बैंक उठाएगी नहीं, बहुत सारा बैंक उठ गया है ना। इसका आज ग्रामीण बैंक बना रहा है, क्या एक तो ग्रामीण बैंक बना रहा है ना, मतलब क्या इसको उठाने के लिए बना रहा है, हमारा ख्याल में लगता है ये तो कर रहा है। तो इस बैंक को खत्म कर देगा लोग, इसका मतलब हमको नहीं। उसके बाद एक नया ब्रांच बनाया है लोग 2024 में इटाहार में, जिसका नाम है शायद बोईदारा ब्रांच। ये ब्रांच इटाहार के MLA के घर पे हुआ है। 25,000 रुपया मंथली इसका रेंट है, डिपॉजिट कुछ नहीं है, लोन का स्टेटस कुछ नहीं है, जो भाड़ा आउट ऑफ द कैपेसिटी है बैंक का, जबकि उसका वायबिलिटी भी नहीं देखा गया है, उसका जो सर्वे रिपोर्ट भी नहीं देखा गया है। उसको सिर्फ वो चूंकि MLA है, उन्होंने रतन कुमार साहब को चौधरी को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया, इसलिए उसे घर में एक तो बैंक दे देना पड़ेगा। उसके घर में बैंक दे दिया, पैसा उसको भाड़ा दिया, उसका एक तो स्टाफ दे दिया। ये है TMC का। सर ये तो आप एक तरह से कहा जाए पूरे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर खास करके इतनी बड़ी जो एलिगेशन लगा रहे हैं सर, आप लोगों ने मेमोरेंडम किया, क्या लगता है इस मेमोरेंडम से ये अगर कार्रवाई नहीं होती है बैंक की तरफ से, ये हाईकोर्ट जाएगा, फाइनल है, बोल दिया हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया, हाईकोर्ट जाएगा। हाईकोर्ट करेंगे? हाँ, हाईकोर्ट जाएगा। बोर्ड ऑफ मेडिक्लेम ले रहा है। अच्छा, अब एक बात सुनिए, मजे की बात है, बैंक एम्प्लॉय का पनिशमेंट। कुछ दिन पहले जो मेरे सुनने में आया कि रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बुनियादपुर ब्रांच का जो मैनेजर था संजय चक्रवर्ती, इसको डिफॉल्केशन मतलब कि डिफॉल्केशन था नहीं, ये क्या कहता है, सोसाइटी का कुछ रुपया लोन लिया था सोसाइटी के नाम से, अपने लिए इस्तेमाल किया था। तो वो जब पता चला तो उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड पीरियड में पैसा जमा भी कर दिया, जो हम सुने हैं, लेकिन उसका टर्मिनेशन कर दिया सर्विस, उसको विड्रॉल नहीं हुआ, सस्पेंशन, उसको खत्म कर दिया, चलो सर्विस खत्म कर दिया। इन द अदर हैंड एक लड़का चोपड़ा का सोहेल अहमद था, वो मनी डिफॉल्केशन में आया था कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो पैसा था उसको वो डिफॉल्केशन किया था। जैसे आपका क्या कन्याश्री, क्या ये है लक्ष्मी भंडार, क्या क्या सब है, गवर्नमेंट का जो उसका पैसा वो डिफॉल्केशन लिया था, उसका पैसा वो चोरी किया था, क्या किया था, उसमें उसको पकड़ा था, उसको सस्पेंड किया था। उन्होंने नेगोशिएशन किया साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, उनका सस्पेंशन विड्रॉल हो गया, वो अभी इन सर्विस है। जब वही संजय चक्रवर्ती, उसका डिफॉल्केशन अदर टाइप का था, ग्रेट ऑफेंस नहीं था, वो फिर पैसा जमा भी कर दिया था, लेकिन उसका सर्विस टर्मिनेट कर दिया। ये है यहाँ का इंसाफ। कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी हो रही है, नाइंसाफी भी हो रही है। तो ये बोर्ड ऑफ नहीं, ये तो है, ये
ये हमारे जो अभी नॉमिनेटेड है ये बोर्ड तो पूरा बैंक को ख़त्म कर देगा मेरे ख्याल से। इसीलिए हमारे पार्टी के तरफ से ये मेमोरेंडम दिया गया है। और चूँकि आज हम जो सुने, हम तो नहीं गए थे हमारा वहाँ, हम तो पार्टी ऑफिस में था हमारा, सीओ साहब था नहीं, जबकि सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन 18 इस अगला गुज़श्ता महीने का 18 तारीख को दिया था। 19 तारीख को हम लोग डेट मांगे थे, लेकिन 19 तारीख को नहीं थे, 4 तारीख दिया। लेकिन आज सुनने बोले वो था नहीं, उसका बोले बेटा का तबीयत खराब है, कलकत्ता गया था अपने घर, छुट्टी एक्सटेंशन किया है, वो नहीं रहने की वजह से इसलिए रिसीव कराया है। इसके बाद नेक्स्ट में फिर उसके पास जाया जाएगा, उसको एक अल्टीमेटम यानी उसको दिया गया है कि टाइम बाउंड दिया गया है कि आप इसका इमीडिएटली एक तो इंक्वायरी सेटअप, जितने भी हम लोग का कर्मसूची है इसमें इंक्वायरी सेटअप करके आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, वरना नहीं तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम हमारे पेट में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था, उसमें भी इन लोगों का आपत्ति था, वो भी हमारा, वो लोग उसको उसी की वजह से हमारा चेयरमैनशिप गया था। एक दो कारण था, एक ये था और एक था आपका वो जो खोज खबर ले रहे थे रिक्रूटमेंट का। 1946 में ये रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अमल में आया था। 1946 से 2017 तक जितना भी एम्प्लॉय रिटायर किया था, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा था, कोई भी एम्प्लॉय पेंशन नहीं पता। रिटायर होने जो आदमी 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना पता था, रिटायर होने के बाद 0 हो जाता था। तो हम जब चेयरमैन थे तो वहाँ अचानक हम बैठे तो कुछ सारे, एक तो प्रोविजन भी था हम लोग का, एक 2011 में कुछ टका प्रोविजन में रखा था हमारे बैंक के सिस्टम में, उस टका वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। हम जब वहाँ बैठे तो अचानक बहुत सारे मैनेजर लोग आ गए, आगे बोला कि आप लोग तो, हमारे लोग का खाने पीने का भी मुश्किल है, हम लोग चाय पीने के लिए मोहताज है, तो हम लोग का पेंशन कर दीजिए। तो मैंने सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेकर बैठ के मशवरा किया, लेकिन उसमें यही हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग चेयरमैन है जो, इनका ही आपत्ति था। लेकिन फिर भी हमने सीओ साहब से एडमेंट करके हम लोग चलो भैया चेयरमैनशिप रह जाए, कम से कम कुछ लोगों का फायदा तो हो जाए। मैंने ये ऐतिहासिक फैसला पेंशन किया था। आज के तारीख में हर एक मैनेजर जो भी रिटायर करता है कम से कम 15-20 हज़ार रुपया लोग पेंशन पा रहा है। ये ऐतिहासिक फैसला मेरे जमाने में था। उसके बाद उसी फैसला को लेके और ये रिक्रूटमेंट का खोज खबर लेने की वजह से हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था और हमको वहाँ से आना भी पड़ा। लास्ट में हमको उस प्लेटफॉर्म ही छोड़ना पड़ा। हाँ सर, आपने बीच में एक बात कही कि यहाँ के जो विधायक हैं ग्वालपोखर के, आप ही के क्षेत्र के विधायक के मंत्री है, उनका भी इसमें संलिप्त ना आप बता रहे हैं, उन लोग को भी हस्तक्षेप किया गया है, उनको भी हाथ है कुछ चीज़ों में। देखिए, हमको हटाने में तो उनका हाथ है, क्योंकि हमको हमारे खिलाफ जब वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला कि इसको नस्ता करो, नो कॉन्फिडेंस करो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गया ही नहीं। इवन के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जो हमारे टीएमसी के आपका कन्हैया लाल अग्रवाल साहब, उन्होंने तो बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास किया, लेकिन कोई ने हिला नहीं। जब नहीं हिला तो उसके बाद मंत्री हमारे खिलाफ एक कंप्लेन कर दिया आपका, वो हमारा डायरेक्टर आरसीएस के पास। हमको भी पता नहीं था, हमारा सीओ साहब को पता नहीं था। हमारा गाड़ी उस वक्त चल रहा था, जो हम जो गाड़ी जिसको ट्रैवलिंग कर रहे थे, वो गाड़ी मेरे मिसेस के नाम से थी। हमको नहीं पता था कि उस गाड़ी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसको जब इस्तेमाल किए हम, उसी पॉइंट में मंत्री साहब ने अपने पैड में चिट्ठी दिया एआरसीएस को, और आरसीएस थे, उसी बिना पर हमको वहाँ से रिमूव किया।